जी हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्बाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है भोलानाथ शर्मा। सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी जिसे हम बीएसएफ के नाम से भी जानते हैं, मार्च 1977 में ज्वाइन करी थी। और ये एज ए इंस्पेक्टर जनरल रिटायर हुए अगस्त 2015 में। सर ने इंडिया के काफ़ी सारे प्लेसेस पे अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, जिसमें हमारे आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड ये सब शामिल है, और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा सर ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर भी अपनी मुख्य रूप से सेवाएं दी हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर। और इसके अलावा सर राजस्थान में भी सर्व कर चुके हैं, राजस्थान की फ्रंटियर बॉर्डर पे। इसके अलावा सर बीएसएफ फ्रंटियर में, जिसमें ये चीफ इंस्ट्रक्टर रहे थे बीएसएफ एकेडमी के अंदर। और ये काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के लिए या आर्टिकल्स लिखते हैं, और आप इन्हें काफ़ी सारे जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर एज अ डिफेंस एनालिस्ट भी देख सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु जी। तो सर ये हमारा सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सर एक सीरीज है, उसके लिए आज सर हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आज मैं और हमारे मेरे दर्शक सर आपसे ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे सर कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सर स्थापना कैसे हुई थी, और इसका मुख्य रूप से जो सर्विसेज हैं भारत की सिक्योरिटी में वो किस हिसाब से दी जाती हैं। तो सर मेरा आपसे सर पहला सवाल ये है कि थोड़ा सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सर स्थापना कैसे हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापना के समय। थैंक यू। मैं आपको एक ब्रीफ में जानकारी देना चाहूँगा कि बीएसएफ की स्थापना कैसे हुई थी। सभी जानते हैं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 65 का जब ये युद्ध हुआ तो उस समय तक जितने भी हमारी सीमाएं थी, पश्चिम सीमाएं या पूर्वी पाकिस्तान के साथ में, उन सीमाओं पर जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी स्टेट पुलिस फोर्सेस जो थी वही उनको गार्ड करती थी। ओपन बॉर्डर हुआ करते थे, और जो ये बटालियन होती थी, एक एक बटालियन के पास में करीब 250 से 300 किलोमीटर तक का इलाका इनकी जिम्मेवारी में होता था। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक के बीच में 30-40 किलोमीटर का फासला। तो पूरा का पूरा जो बॉर्डर था, तकरीबन आप समझ सकते हैं, वो एक ओपन बॉर्डर था जहां पर कोई इफेक्टिव कोई प्रेजेंस नहीं और कोई ऐसा कोई डोमिनेशन नहीं। तो जब ये युद्ध समाप्त हुआ 1965 का, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे जो देश की आवश्यकता ये है कि जो हमारी सीमाओं की जो सुरक्षा है वो किसी ऐसी फोर्स के हाथ में हो जो इस कार्य को करने में सक्षम हो, जो इस कार्य के लिए ट्रेंड हो, सक्षम हो, इक्विप्ड हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि सीमा की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, उस टाइम जो आर्मी चीफ थे जनरल जी एन चौधरी, मिस्टर एलपी सिंह थे होम सेक्रेटरी इंडियन सिविल सर्विस के, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई। और इसके लिए जो हमारे फाउंडर बीएसएफ जिनको माना जाता है, जिनको चुना गया, वो थे के रुस्तम जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस के इंपीरियल पुलिस से मध्य प्रदेश काडर में एक होनहार अफसर थे, जिनका बहुत ही अपना एक नाम और कद था। तो उनको इस कार्य के लिए बुलाया गया, और ये इसके बारे में उन्होंने जब पूरा विचार विमर्श किया, और ये देखिए सितंबर में तो लड़ाई भी थी पाकिस्तान की, और 15-20 दिन तक लड़ाई चली, और 2 महीने में ही 1 दिसंबर 1965 को इस बल की स्थापना की गई, यानी विदिन 2-3 मंथ्स। तो उस समय जो ये फोर्स थी, करीब 25.5 बटालियन, जिसमें राजस्थान आर्म पुलिस, पंजाब आर्म पुलिस, जेकेपी, असम बीएसएफ, जो ये नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये असम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लिया गया है।
जी सर। जो वहाँ की स्टेट पुलिस थी, आर्म पुलिस, उसका नाम ही आसाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था। तो ये नाम हमारे को वहाँ से लिया और फिर धीरे 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 ये बढ़ती गई। और इसका जो रोल था वो यही था, रोल बनाया गया कि ऐसी फोर्स जो शांति काल, यानी कि जब शांति का समय है तो सीमा की सुरक्षा करे, और लड़ाई के टाइम पर यानी कि युद्ध काल में ऐसा इनके पास में क्षमता होनी चाहिए कि ये उस इलाके में दिए हुए टास्क को पूरा कर सके। तो इनके लिए, बीएसएफ के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड रोल और टास्क है, पीस टाइम के लिए और वॉर टाइम के लिए भी। पीस टाइम के लिए यही है सीमाओं की सुरक्षा करना, वहां पर होने वाले, सीमा पर होने वाले अपराधों की रोकथाम करना, सीमा पर रहने वाली जो जनता है या जो वहाँ के निवासी हैं उनके दिल में एक सुरक्षा की भावना पैदा करना, और युद्ध के समय अपने इलाके को सुरक्षित करना। तो ये एक मकसद था, क्लियर था, उसी को लेकर इस फोर्स को खड़ा किया गया। और इसको खड़ा करने में जो मेन भूमिका थी वो श्री के.एस.एफ. पन्त जी की थी। और उसके बाद फिर इस फोर्स को बढ़ाते गए, बढ़ती गई, और आज ये करीब 180-90 बटालियन के करीब हो चुकी है। जी, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसमें कुल मिलाकर 2,37,000 से ज़्यादा जवान हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अपनी अलग से एक आर्टिलरी रेजिमेंट भी है, और इनके पास एक एयरक्राफ्ट विंग है जिसमें टोटल 24 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और साथ में इनकी अपनी अलग से जिसको हम सेमी नेवी भी बोल सकते हैं वो भी मौजूद है, जो कि रन ऑफ कच्छ और बांग्लादेश के जो सुंदरबंस डेल्टास हैं उनकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास में 400 से भी अधिक नाविक मौजूद हैं, सॉरी नावें मौजूद हैं। तो जी सर, सर मेरा आपसे सर आज सर पहला सवाल ये है कि सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर ये बताएं कि ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है बीएसएफ का, सर वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारे बीएसएफ के जवानों को, थोड़ा इसके ऊपर तो सर प्रकाश डालें। चलिए, मैं आपकी दोनों बातें बताता हूँ। थोड़ा सा जो आपने बताया मैं उसको और थोड़ा एम्पलीफाई कर दूं। जो हमारे पास में आर्टिलरी वगैरह का आपने बताया, जिक्र किया, वो हमारे पास में एक पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी, यानी आपका सही है, उसमें हमारे पास में लंबी दूरी के ये तोपखाना है। वाटर विंग जो आप नेवी कह रहे हैं, हमारे पास वाटर विंग बेसिकली एक तरह से, क्योंकि हमारा जो सीमा जो है वो रिवराइन एरिया में भी है, बंगाल के आसपास, और उसके अलावा दूसरे बॉर्डर में भी, और जो ये गुजरात का क्रीक का एरिया है, सर क्रीक वगैरह आपने सुना होगा, उस इलाके में उसको डोमिनेट करने के लिए, वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर इट्स नॉट अ कोस्टल नेवी ना, ये वैसा रिवराइन इलाका, और जो ये क्रीक का एरिया है उसके लिए जो हमारे ट्रुप्स हैं वो उस इलाके में अच्छी तरह से पेट्रोलिंग कर सके, डोमिनेट कर सके, उसके लिए हमारे पास में वाटर विंग है, जिसमें अलग अलग तरह के वेसल्स भी हैं, स्पीड बोट्स भी हैं, क्राफ्ट भी हैं, और साथ साथ हमारे पास में एक नई चीज, जो नई क्या मतलब, जो हमारे पास में एक विशेष है, वो है फ्लोटिंग बीओपी। यानी कि एक तो नॉर्मल बॉर्डर आउटपोस्ट होती है, वैसे ही फ्लोटिंग आउट बीओपी है, जो करीब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर जा सकती हैं क्रीक एरिया में या सुंदरबन के जो डेल्टाज हैं वहां पर, और अपनी वहां पर प्रेजेंस कर सकते हैं, और वहां से फिर जो हमारे ट्रुप्स हैं वो छोटी बोट में अपने एरिया में डोमिनेट कर सकते हैं। तो वो फ्लोटिंग बीओपी जो हमारे पास में, ये सब के पास में है, जो एक हमारी एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि फोर्स को बीच में डिप्लॉय करना है। और जो एयर विंग है वो मोबिलिटी के लिए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं, जो दुर्गम क्षेत्र वगैरह हैं उसमें मूवमेंट के लिए, सप्लाईज वगैरह के लिए। ये आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया। ट्रेनिंग जो है बीएसएफ की एक जिसको बोलते हैं मजबूत पहचान भी रही है। मैं खुद एक ट्रेनर रहा हूँ 12-13 साल तक, तो मुझे ट्रेनिंग से विशेष लगाव भी है, और मैं जानता भी हूँ कि बीएसएफ में या किसी भी फोर्स में ट्रेनिंग बहुत महत्व रखती है। तो जो बीएसएफ की जो ट्रेनिंग है वो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग होती है, वो
दो तरह से होती है। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, और दूसरी इंडिविजुअल नीड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड, इन दोनों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हर रैंक के लिए एक तो बेसिक कोर्स है, यानी जब भी आप ज्वाइन करेंगे जिस भी रैंक में, चाहे आप ऑफिसर के रैंक में आए या सब इंस्पेक्टर के रैंक में ज्वाइन करें या कांस्टेबल के लिए आए, तो इनके लिए हर जवान, हर एसओ, हर ऑफिसर के लिए उसका एक नियत वो है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग है, करीब 9 महीने से 1 साल तक होती है ये। और उसमें जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल से लेकर के फायरिंग, ड्रिल, मैप रीडिंग और टैक्टिक्स, बॉर्डर ड्यूटीज, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वो जब अपनी ड्यूटी पे जाए तो उसको पूरा पता हो। फिर वो जब अपनी एकेडमी में या ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पूरी करके अपने बटालियन में पोस्ट होते हैं, तो वहाँ उनकी फिर फील्ड में जो उनकी है करीब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 4, 5, 6 महीने के लिए, अलग अलग रैंक के हिसाब से। और एक बार वो ट्रेनिंग पूरी कर ले तो उसके फिर अलग अलग समय पर उसको अपने रैंक प्रमोशन के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अलग अलग कोर्स उनको नियत किए जाते हैं, और वो उन कोर्सेज को करते हैं, अपने बीएसएफ में भी करते हैं, और कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए हम बाहर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी के साथ या और भी जितने वो हैं संगठन, वहाँ जाकर ट्रेन होते हैं। तो बेसिक यही है कि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग ही आदमी को या ऑर्गेनाइजेशन को शक्ति प्रदान करता है। इसी से लीडरशिप बनती है, इसी से ही एक साथ काम करने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती है। टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ये सब चीजें जो हैं ये ट्रेनिंग से ही आती हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ी हमारी एक शक्ति भी है। और जो हमारे कमांडर हैं, ये ट्रेनिंग जो है इट इज कॉल्ड कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कमांडर है उसी की जिम्मेदारी है ये यकीन करना कि उसके जो कमांड, अंडर कमांड है, उनकी ट्रेनिंग सही तरीके से हो रही है, क्योंकि उसने उनको कमांड करना है। तो इट इज ए कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो सर मेरा आपसे सर इसी संदर्भ में एक सवाल है कि सर ऐसा सर क्या है कि बीएसएफ की जो ट्रेनिंग है, क्या सर ये क्षेत्रों को देखते हुए या एक एरिया को देखते हुए अलग अलग की जाती है? जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमारे जैसे नक्सली एरियाज हैं उसकी क्या ट्रेनिंग अलग से होती है गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पे, या फिर जो सोल्जर या जो सैनिक हमारा जा रहा है एलओसी पे या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर वो उनकी ट्रेनिंग सर कैसे करें पूरी? ओके, देखो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ का जो मेन जो रोल था वो तो बॉर्डर गार्डिंग का ही है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी, चाहे वो किसी भी बॉर्डर में हो। तो उसकी तो जो ट्रेनिंग है वो हर हर तरह से हर तरीके से उनको प्रदान की जाती है। फिर जैसे आपने बताया एएनओ रोल या इंसर्जेंसी का इलाका है, या जैसे और भी इलाके हैं जहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, या एलसी पे हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। तो उसमें ये है कि जो बटालियंस वहाँ पर ड्यूटी के लिए जा रही हैं चेंज ओवर के दौरान, यानी कि हर बटालियन का कुछ एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वो फिर अपने एक एरिया से दूसरी जगह उनका चेंज ओवर या टर्न ओवर करते हैं। तो जब वो एएनओ के लिए जा रहा है तो जो भी बटालियन वहां जाएगी तो उनको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो ट्रुप्स कहीं जैसे पंजाब में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, अब वो पंजाब से अगर नक्सलवादी नक्सल प्रभावित इलाके में जाएगा तो उसको वहां की जानकारी के लिए उनको एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, एक स्पेशल टीम जो होती है वो उनको जवानों को, जो कमांडर है उनको उस इलाके के बारे में जानकारी, वहां पर क्या हालात हैं, वहां पर जो नक्सल्स हैं या जो भी वहां पर कार्रवाई करनी है, किस तरह से उनको वहां पर ऑपरेट करना है, जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो वही रहेगी, है ना। जो ग्राउंड पर काम करना है या ग्राउंड के बारे में जो ट्रेनिंग की जो बेसिक बुनियाद है वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन हालात के मुताबिक वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ के माहौल कैसा अलग बदलता है, क्योंकि बॉर्डर पर कुछ और ड्यूटी है, एएनओ में कुछ और ड्यूटी होगी। तो उसको उसके लिए पूरी तरह से उसको मेंटली तैयार किया जाए, उनको वहाँ के लिए ट्यून अप किया जाए, तो उसके लिए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं। वैसे ही जब बॉर्डर से कोई बटालियन हमारी से एलसी एनवायरनमेंट में, यानी कि कश्मीर में ड्यूटी के लिए जाएगी,
तो उसको भी वहां पर इंडक्ट करने से पहले हम उनको एक 6-8 हफ्ते का उनको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एक तरह से तैयार हो जाए। जी, तो सर इसी से रिलेटेड एक मेरा सर आपसे प्रश्न है, जो सर हमारे जो सीमांत इलाके हैं जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर शामिल है, जो हमारी जो पश्चिमी सरहद है जिसमें राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, तो सर ये जो हमारे एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सर, उस पे बीएसएफ को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती है, वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे संभाली जाती है, सिक्योरिटी पेरिमीटर कैसे बीएसएफ संभालती है सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और लाइन ऑफ कंट्रोल, इनमें थोड़ा सा जो अंतर है वो समझने की जरूरत है। तो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पंजाब में नंबर 1 बॉर्डर पिलर से शुरू होता है, समझ लीजिए जो पंजाब का और जम्मू का बॉर्डर है वहां से नंबर 1 बॉर्डर पिलर शुरू होगा, और ये पंजाब से होता हुआ राजस्थान से नीचे गुजरात तक, और आखिर में जहाँ सरदार पोस्ट है उसके आगे तक 1175। तो ये जो आईबी है, ये इसकी लाइन सीमा के जो पिलर्स हैं उनकी मदद से वेल डिफाइंड, इसको बोलते हैं ना, एक ऐसी सीमा है जो हम जमीन पर बता सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन यहाँ से यहाँ पार कर जाएगी, उसकी सैंक्टिटी है जी सर, एलसी की। तो वहां पर हमें भी मालूम है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, और ये इसका अलाइनमेंट ये है, इस प्रकार से जा रहा है। तो वहां पर उसकी सैंक्टिटी भी है, ग्राउंड पर भी दिखती है, मैप पर भी दिखती है, और जो एलसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो एक लाइन तो जरूर है इमेजिनरी, लेकिन वो वेल डिफाइंड वैसी उसको वो नहीं किया गया है ना। वो दोनों फोर्सेस के बीच में जो इमेजिनरी लाइन हम लगा के चले, तो दोनों जगह पर जो हालात हैं वो बहुत अलग हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जो आई है वो आप जैसे समझेंगे कि 47 में जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, और जब पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेटर से जब वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और उसके बाद जब भारत की सेनाओं ने उनको पीछे धकेला, और जब सीज फायर डिक्लेयर किया गया, तो जहां पर सीज फायर जिस स्टेशन पे किया गया था, तो उसको उसी टाइम सीएफएल बोलते थे हम, सीज फायर लाइन। आपको याद होगा 47 में जब ये हुआ सीज फायर, तो उसके बाद से उसको जंगबंदी लाइन बोलते थे। फिर ये बनी 70, जब ये दोबारा 65 में लड़ाई हुई, उसके बाद में इसको बोलना शुरू कर दिया हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अब हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो वहां पर जो हालात हैं, वहां पर जहां फोर्सेस हैं, जो कमांडरों के बीच में जो पोजीशन हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो पोजीशन हमने ऑक्यूपाई की हुई है। वहां पर सीमा के अपराध जैसे बाकी सीमा पर होते हैं वैसे अपराध तो नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना तो हम उसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए नो वॉर नो पीस एनवायरनमेंट, यानी वहां पर लड़ाई भी नहीं है और साथ साथ शांति भी नहीं है ना। तो जो एलसी का एनवायरनमेंट है वो आईबी के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है, और वहां जितनी भी हमारी बीएसएफ की बटालियंस हैं वो शुरू से हम वहां पर डिप्लॉयड है, तो वहां पर हम सेना के साथ हैं, वही जो ड्यूटी सेना कर रही है वही वैसी ड्यूटी साथ साथ बीएसएफ की भी बटालियंस की जो कंपनियां हैं, पोस्ट हैं, एफटीएल्स हैं, वो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जितनी भी बीएसएफ की यूनिट्स हैं वो सब आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में है जी। तो सर इसी के साथ में सर एक मेरा ये प्रश्न है कि सर हमारे को हमें और हमारे दर्शक ही जानना चाहेंगे कि सर ऐसी क्या सिचुएशन है एलओसी पे आज मौजूद जो बीएसएफ के जवानों को वहां पे फेस करनी पड़ती है, जो एक रेगुलर अटैक्स होते हैं बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से, तो सर उसको कैसे डील किया जाता है? देखिए वहां पर जो है बेसिकली अटैक वाली बात नहीं है, वहां पर बॉर्डर पर जो एक्शन होते हैं ना, वहां आजकल जब पिछले इतने सालों से जो मेन चल रहा है वो है जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है सीज फायर वायलेशन, है ना, जो समय समय पर हैवी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, है ना, या वहां पर जिनको बोलते थे हम बैट एक्शन जी, बॉर्डर एक्शन टीम जो हाँ, तो वो है, तो उसके लिए बेसिकली यही है कि क्योंकि वहां पर डिक्लेयर्ड वॉर तो नहीं है ना, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। कारगिल को देखा जाए तो वो कारगिल सिचुएशन एक तरह से अलग सिचुएशन थी, है ना,
नॉर्मल जो है एलसी के ऊपर में बेसिकली जो जम्मू से लेकर के और ऊपर तक जो है वो यही है कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एक तो यही है वायलेशन का, सीजफायर वायलेशन है ना, जो अकस्मात फायरिंग कर देते हैं, स्नाइपिंग की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होती हैं, और बीच बीच में जो कभी कभार होता था ये जो बॉर्डर एक्शन टीम जो है ये 3 चुनौतियां हैं, और साथ साथ जो गैप्स हैं बीच में वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना हो उसको किस प्रकार से रोकना है, एक ये चुनौती है जो एलसी के ऊपर है जी। तो सर जो है चुनौतियां एलसी की इसलिए भी ज्यादा है कि इलाका बहुत दुर्गम है, फिर स्नो का है, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत मुश्किल है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं कई जगह पर, 14,000, 15,000, 16,000 की ऊंचाई के इलाके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इलाके को काफ़ी मुश्किल बनाती हैं। तो जो भी वहाँ पर ट्रुप्स हैं या यूनिट्स हैं जो हैं उनको फिर वहाँ पर उसी मुताबिक अपने को मौसम के लिए भी, क्लाइमेट के लिए भी तैयार रखना है, और साथ साथ जो हमारा काउंटर पार्ट है वो हमारे ऊपर अकस्मात वो ना कर पाए, सक्सेस ना कर पाए, या हमको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये एक वहाँ पर चुनौती है। और आपने सुना होगा जम्मू का जो इलाका जैसे है वहाँ पर टनल वनल की काफ़ी आती हैं, वो इसीलिए है कि क्योंकि बॉर्डर के ऊपर से जहाँ पर है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है, तो कोशिश की जाती है कि नीचे से टनल बना करके एक्सेस प्राप्त किया जाए ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। जी। तो सर ये इसी सर एक संदर्भ में सर मेरा आपसे प्रश्न है कि सर बीएसएफ इन टनल्स का पता कैसे लगाती है सर? पता कैसे लगाती हैं? जी सर। ओके, पता तो बेसिकली यही है कि जो बॉर्डर का इलाका है, जो जम्मू का खास करके इलाका है, वो पंजाब से शुरू होकर के और अखनूर तक का जो इलाका है, इसको ये आईबी है एक्चुअली, हम तो उसको आईबी मानते हैं क्योंकि ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ, ये पहले से ही है, ये 47 से पहले से ही बॉर्डर है ना। जब 47 में पाकिस्तान बना उससे पहले भी ये बॉर्डर था जी। जम्मू स्टेट के साथ, तो पाकिस्तान पंजाब सियालकोट का एरिया था ये, तो ये तो बॉर्डर है ही है, ये तो कभी डिस्प्यूट में रखा नहीं जी सर। तो दिस इज आईबी। लेकिन इसको पाकिस्तान जो है वो अब इसको डिस्प्यूट करने के लिए वो उसको आईबी नहीं मानता, वो उसको वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं जी। तो वो ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर पूरे नाले हैं और ऊंचा सरकंडा, बसंतर, उज और भी नदियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहती हैं। तो ये इलाका जो ऐसा है जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है। हमारी ओर से जहां तक ये आईबी है वहां तक हमारी बॉर्डर पॉपुलेशन रहती है, खेती बाड़ी भी करती है, और इलाका काफी जैसे और प्लेन इलाके हैं उसी तरह से इनको किया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जो इलाका है वो ज्यादातर ऐसा इलाका है जहाँ पर सरकंडा, हाई ग्रास, एलिफेंट ग्रास, ये सब चीजें हैं जो विजिबिलिटी हमारी रोकती है। क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो ये वो पाकिस्तान अपनी तरफ से इसकी जो एंट्रेंस है वो शुरू करता है, और बीच में जो जहाँ फेंस है या बॉर्डर फेंस है उसके नीचे से निकल के ये होता है कि इंडियन टेरिटरी में उसकी ओपनिंग की जाए। तो अब इसको ढूंढने के लिए जो हमारे एरिया है उसको लगातार उस पर नजर रखनी पड़ती है, जगह जगह सर्च टीम जाती हैं, उसको कॉम करते हैं। तो वो एक ड्रिल है, एक प्रोसीजर है सेट किया हुआ है। तो उसके दौरान इन टनल्स का जो है वो अलग अलग स्टेज पे पता चल पाती हैं कि भाई यहाँ पर डिगिंग हो रही है, कहीं कमजोर हो गया, कहीं मिट्टी अपना नीचे गिर जाती है। वो भी कोशिश करते हैं कि छुपाव में रह करके काम किया जाए। लेकिन कई बार अकस्मात मिलती हैं, कई बार बेस इंफॉर्मेशन के बाद में उसको निकालना पड़ता है। लेकिन ये काफी मुश्किल काम है एक टनल को निकालना उसके इलाके में, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही है वो नीचे हो रही है। नहीं तो जब वो ओपनिंग दिखती है या मिलती है तभी मालूम चल पाता है कि यहाँ पर ये है। कभी वो ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर का वेट नहीं ले पाते तो उससे वो कैविटी बन जाती है, देन एक्सीडेंटली वी कम टू नो अबाउट कि इसके नीचे कुछ है। तो वो अब उसके लिए अब
अलग अलग टेक्निक ढूंढी जा रही है सेंसर्स का इस्तेमाल करके और भी टेक्नोलॉजी यूज करके कि जमीन के नीचे की कंडीशन कैसी है, क्योंकि जब तक ऐसी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सरप्राइज हो सकते हैं। तो वी हैव टू बीट देम एट देयर प्लान। तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा ये प्रश्न है कि सर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के द्वारा, तो सर उसको रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जाती है समय समय पे? सर नहीं, वो इन्फिल्ट्रेशन जहाँ भी है वो उसके लिए फिर बेसिकली यही है कि एरिया को जो है जो जो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया है जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए ज़्यादा जिसका इस्तेमाल दुश्मन कर सकता है या इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो जो भी वहाँ कमांडर्स हैं वो इसके बारे में पूरा एरिया की, जब तक आप एरिया को स्टडी नहीं करेंगे, एरिया जानेंगे नहीं, तो आपको ये जज करना है कि कहाँ पर हम सरप्राइज हो सकते हैं, कौन सा इलाका ऐसा है जो एडवांटेज दे सकता है अब इन्फिल्ट्रेटर्स को। तो वी हैव टू सी दैट वो इलाका जो है वो हम उसको डे नाइट उसके ऊपर सर्वेलेंस रखा जाए, फिजिकल प्रेजेंस से, वहां पर ऑब्स्टिकल क्रिएट करके या किसी और मीन्स के साथ। तो वो इलाके जो हैं उसमें फिर हमें उस एरिया को डोमिनेट करना है, डिटेक्शन के लिए भी और इंटरसेप्शन के लिए भी जी। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास में ट्रूप्स कितने हैं, कितना आपके पास में स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट लेयर में, है ना, तो देन यू कैन हैव मोर लेयर्स आल्सो। डिटेक्शन लाइन अगर पहले से कोई मिस कर सकता है या उसमें से इफ ही इज एबल टू मैनेज करके आ गया, तो पीछे कहीं ना कहीं दूसरा डिटेक्शन लेवल होती है। ये नहीं कि एक बार लाइन क्रॉस की तो उसको फ्री रन मिल जाए। तो जो कमांडर्स वहां पर हैं उनका फिर ये एक एप्रिसिएशन की आवश्यकता है कि वो एरिया को कैसे, अपने एरिया को इन्फिल्ट्रेशन के लिए देखने की थ्रेट कहाँ पर है और उस थ्रेट को निपटने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें जो हैं, जो लोकल कमांडर्स हैं, वो बीएसएफ भी वही करती है, आर्मी को भी वही करना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पर मिलके ही काम कर रहे हैं जी। है, तो फिर वो एक ग्रिड बनाया जाता है एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए और उसी मुताबिक वहाँ काम करना पड़ता है। बट यही है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है ना। आप हर चीज का वहां पर होना एक, और तालमेल, जो कोऑर्डिनेशन है, ये सब चीजें हैं जो मदद करती हैं फोर्सेस को सक्सीड होने में। जहाँ पर हम थोड़ा ढिलाई बरतेंगे, वो जो आप कह रहे हैं सीज फायर, ये सॉरी वायलेशन होते हैं, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, वो इसलिए भी की जाते हैं कि ताकि इतना फायर किया जाए कि फोर्सेस उसमें एंगेज हो जाए और उसका फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश किया जाए जी। तो सर ये समय समय पे जो एक मुठभेड़ होती रहती है एलओसी पे आतंकवादियों से और पाकिस्तानी जो आर्मी है या पाकिस्तानी रेंजर्स है, तो सर उसका मुकाबला कैसे किया जाता है बीएसएफ के द्वारा? उसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बताएं। नहीं, उसमें तो बेसिकली जो आप दो तरह से पूछ रहे हैं। एक तो मुकाबला जो वो रेगुलर ट्रुप्स जो एलसी के उधर हैं या आईबी के उधर हैं, है ना, और दूसरा वो ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं वो तो उनको तो हम इन्फिल्ट्रेटर बोलेंगे, चाहे उसमें फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट हो, इंडियन मिलिटेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, है ना। तो वो ग्रुप तो वो हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके वहां से आ रहे हैं जी। रेगुलर ट्रुप तो वहां से इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा। वो रेगुलर ट्रुप्स वो एलसी तो नहीं क्रॉस करेंगे ना। ये वैसा माहौल तो नहीं है जो कारगिल में हुआ था कि वो वहां से उठ करके यहाँ आके बैठ गए थे। ऐसा माहौल तो वहां नहीं है। बेसिकली यही है कि जो ग्रुप्स हैं, छोटे 4-5 आदमी का जो ग्रुप है, ग्रुप भी बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप होगा उसकी मूवमेंट और उसकी पोजीशन जो है वो जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो जो भी जहां से भी लॉन्च करते हैं या लॉन्च पैड से जहां पर इनको अंदर भेजने की कोशिश की जाती है, वो वहां से यही है कि उनका रिक्वायरमेंट है कि कैसे सीक्रेटली उसको अंदर पुश करें। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कितनी जल्दी इनको डिटेक्ट कर सकें कि जैसे ही वो वहां से मूव करे, हमको वी शुड बी एबल टू इंटरसेप्ट। हमें तो इंटरसेप्ट करना है। अब वो जिस स्टेज पर हम उसको इंटरसेप्ट करें, और जब इंटरसेप्ट होगा
तो नेचुरली एनकाउंटर भी होंगे या जो भी वहाँ पर बाकी की कार्रवाई है। एनकाउंटर जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी फोर्स के साथ में जो जो ट्रुप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं CI ग्रेड में, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड में, उन ट्रुप्स का, जिसमें RR भी हैं, CRP की बटालियंस भी हैं, ये सब अब नहीं है वहाँ पर। बेसिकली इट इज दी सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी हैं, तो उनका ये जो CI ग्रेड में है, ये उनका काम है कि हर ग्रुप के ऊपर नजर रखना, और अगेन इट कम्स डाउन टू कि इंटेलिजेंस कहाँ पर कितनी अवेलेबल है। जब भी हमें उसके बारे में खबर या इंटेलिजेंस मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उतना ही इफेक्टिव हम होंगे। और जो आप बता रहे हैं दूसरा वो जो बॉर्डर पर है, वो बॉर्डर पर इसलिए नहीं क्योंकि उसके लिए तो फिर वो सिचुएशन नहीं है। तो सर इसी सर संदर्भ में एक मेरा सर एक प्रश्न है कि सर जो आपने जिस हिसाब से अभी हमें थोड़ी सी देर पहले ये बताया कि बॉर्डर एक्शन टीम जो बैट की जो टीम्स है पाकिस्तान की तरफ से हमला करती है, तो सर कई बार ये देखा जाता है कि जब उनका हमला होता है तो BSF की तरफ से भी कैजुअलिटीज होती हैं, हमारी भी जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, और उनकी बॉडीज के साथ में काफी हद तक एक म्यूटिलेशन किया जाता है, एक हिंसक घटना को अंजाम दिया जाता है और काफी शत विशत कर दिया जाता है उनकी बॉडीज को। तो सर इसका जवाब देने के लिए BSF क्या करती है सर, इसके बारे में सर हमें थोड़ा बताएं। ये जो आप कह रहे हैं ना म्यूटिलेशन वगैरह का जो है जी, अब ये तो अब फोर्स टू फोर्स है। अब वहाँ की जो फोर्स है वो किस माइंडसेट की है? जो एक असली सैनिक होगा वो तो दुश्मन को भी सलाम करता है, जो दुश्मन की डेड बॉडी है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वो है, हम अपने दुश्मन को भी जो है पूरा, एक बार दुश्मन अगर मर गया तो जो उसको जो रिस्पेक्ट देनी है, जो उसकी वो करनी, कदर जिसको बोलते हैं ना, वो सब होगा। हम उसको जो ऑनर देने हैं, डेड एनिमी इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, है ना। ये हमेशा हुआ है, कारगिल टाइम भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, लड़ाई में जब भी हुआ। तो मतलब आप दुश्मन को, एक बार दुश्मन अपने देश के लिए, भाई जो भी लड़ता है वो देश के लिए लड़ता है ना, वो भी देश के लिए लड़के अगर शहीद हो गया या मारा गया या अपनी जान गंवा दी, तो अब ये नहीं कि हम उसको म्यूटिलेट करें या वो करें। वो हमारा ना तो हमारा कल्चर है, ना हमारी ट्रेनिंग है, ना हमारा एक माइंडसेट है। ऐसा पहले हुआ था वहां पर, जो बिहेडेड कर दिया, या जैसे कारगिल टाइम पर वो अपने थे ना, कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी 5 जनों की जैसे टीम थी। हाँ, याद है ना उसका, जैसे जी बिल्कुल याद है। तो ये सब चीजें जो है, ये अब वहां की मानसिकता को दर्शाती हैं, है ना। अब ये नहीं कि हम नहीं मारते उनको, या हम भी एक्शन करते हैं। हम जब दो सेनाएं आपस में लड़ेंगी, कुछ होंगी, तो हर उसके उसूल हैं। अब मैं तो नहीं समझता कि कोई भी हमारा हिंदुस्तान का सैनिक या कोई कमांडर कभी ऐसा बोलेगा कि दुश्मन के साथ ऐसा वो किया जाए। वो हमारी सभ्यता में भी नहीं है, और हम करते भी नहीं। हाँ, दुश्मन का मुकाबला जो करेंगे, दुश्मन को मारेंगे भी, है ना। अब जब मारने मरने की बात आ जाए तो मारना तो है ही है, लेकिन जब मार दिया तो फिर उसको वो नहीं करेंगे। तो सर इसी सा संदर्भ में सर आपसे मेरा एक आखिरी प्रश्न ये है कि सर जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जम्मू के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए सन 1990 के दशक में ये किया गया था, जब डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश दिया गया था, सर उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें कि सर उस टाइम क्या क्या चुनौती BSF को फेस करनी पड़ी थी, और BSF के द्वारा जब गाजी बाबा को मारा गया तो सर उस टाइम कैसा एक सिचुएशन थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के अंदर, उनका क्या जोश था उस टाइम, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। ये आप बात करें 93-94 के आसपास की? जी सर। जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई थी, जी मतलब अर्ली 90s में, तो क्योंकि कश्मीर में जब ये 93-94 में BSF को इंडक्ट किया गया, तो सबसे पहले तो यही था कि वहां पर हालात काफी उस टाइम, आज भी मैंने शायद कुछ कहीं लिखा भी है कि उस टाइम जो हालत है काफी खराब थे वैली में। जम्मू में तो थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ, डोडावाला के इलाके में, और जो इधर का इलाका है किश्तवाड़ डोडा। कश्मीर में हालत उस टाइम काफी
खराब थे। 90 में जब ये कश्मीरी पंडित का मूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर धीरे 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 धीरे, तो जब बीएसएफ को इंडक्ट किया गया था 1994 में, तो मेन यही था कि वैली में या कश्मीर टाउन या श्रीनगर टाउन में, डाउन टाउन में, वहां पर हमारे ट्रुप्स को मूवमेंट करना ही मुश्किल था, क्योंकि जहां भी जाएंगे कहीं से किसी गली से फायर आ गया, कहीं किसी बिल्डिंग से फायर आ गया, तो जो ट्रुप्स से चाहे वो पेट्रोलिंग कर रहे हों या कहीं सर्च करने जा रहे हों, तो उनको मालूम नहीं चलता था कि कहाँ पर कहाँ से फायर आएगा। जी सर। तो उस टाइम जो कमांडर रहे थे वहाँ के, या जो भी वो रहे होंगे सिक्योरिटी में, तब ये डिसीजन लिया गया था कि वहाँ पर अपनी जितने भी गलियां, सड़कें, लेन, बाई लेन्स है, वहाँ प्रेजेंस करने के लिए अपना एग्जिस्टेंस, क्योंकि आप ओपन में खड़े होंगे तो आपको कोई भी फायर करेगा। फायरिंग तो बाद में काफी चलती रही। तो उस टाइम ये जो बंकर्स थे, बंकर्स बनाए गए, एक एक बंकर बनाने के लिए एक पूरा ऑपरेशन हुआ करता था कि गाड़ी में सैंड बैग भरकर और गाड़ी को ले जा करके वहां पर सड़क के ऊपर बंकर को बनाना, ताकि वहां पर ट्रुप खड़ा रह सके। वहां फुट होल्ड, एक तरह से वो फुट होल्ड बनाने की आवश्यकता थी कि ट्रुप जो वहां खड़ा हो एरिया में कवर करने के लिए या उसको लेन को डोमिनेट करने के लिए, वो खुद तो सेफ हो। तो ये जो बंकर बनाए गए थे उस टाइम, एक बंकर, फिर उस बंकर की सपोर्ट से दूसरा बंकर, दूसरे की सपोर्ट से तीसरा बंकर, तो एक तरह से कश्मीर में, श्रीनगर टाउन में, श्रीनगर वैली में, डाउन टाउन में, वहां ये बंकर बनाए गए। इन बंकर का यही फायदा हुआ कि वहां से वो जो हमारे ट्रुप्स है वो, और काफी मुश्किल था वहां पर रहना, ना उनके पास कोई फैसिलिटी ना कुछ था, और वो उस जगह रह करके ड्यूटी करते थे। और वो फिर ये था कि जो वहां पर पेट्रोल जाएगी या आरओपी पे लड़का खड़ा होगा, उसको सपोर्ट करता था। तो एक तरह से वो एक पूरी चेन बनी थी, बंकर से बंकर, बंकर से बंकर, ताकि अपने ट्रुप्स का मूवमेंट वहां पर, तो वो फिर धीरे 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 फोर्सेस का वहां पर होल्ड बनना शुरू हुआ। फिर ऑपरेशन शुरू हुए, कॉर्डन सर्च, एप्रीहेंशन, एनकाउंटर, ये सब चीजें तभी है। तो जो शुरू की वो थी वहां पर, वो जो बंकर जो लगाया गया, जो सबसे पहला बंकर बना होगा, सबसे मुश्किल काम वो था उस बंकर को बनाना। जी। और उस बंकर को बनाने के लिए उस पर फायर भी खूब आए होंगे, और वो मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी प्रेजेंस, अपने वहां पर फुट होल्ड बनाना। जी। 93 से 99 तक जो बीएसएफ को एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में लगाया गया था, तैनात किया गया था, तो उस टाइम सबसे ज्यादा जो एक मुसीबत का काम, जिसमें एक चैलेंजिंग, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस में, उसका सर सबसे एक चैलेंजिंग पॉइंट क्या था सर उस टाइम? नहीं, चैलेंजिंग काम सबसे मुश्किल तो ये था कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है इंटेलिजेंस पैदा करना। जी। वहाँ जो भी ऑपरेशन करने हैं, जो भी मतलब जो बैकबोन ऑफ सक्सेस इन दीज ऑपरेशन, चाहे वो एएनओ में हो, मिलिटेंसी में हो, इंसर्जेंसी में हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। और इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाएगी आप अगर वहां पर लोकल के साथ में जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, और कोई भी ये चाहे इंसर्जेंसी हो, कुछ हो, जब तक आपको लोकल का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उनको विन ओवर करना है ना, ये बड़ा एक इस चीज में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी चीज है। और कमांडर जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कितना उनके सक्सेस होगा, कितना वो होगा। तो हर चीज जो है वो इंटेलिजेंस पर आकर ही खत्म होती है। आपने उनका भरोसा भी लेना है, उनका ट्रस्ट भी कर लेना है, उनको लगना चाहिए कि यस ये हमारे ही भलाई के लिए है ना। तो जो आपने बात की थी गाजी बाबा ऑपरेशन की भी, वो उसके बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी रखता हूँ। तो वो भी बेसिकली उसी से आई थी जहां से वो जिस आदमी ने वो हाइड आउट तैयार किया था जी, कि ही इंफॉर्मेशन पर बेसिकली आगे का पूरा ऑपरेशन जो है वो प्लान किया गया, और उसमें सक्सेस मिली। तो वही है कि जो आप कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल चीज जो है वो यही है कि हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन
और फिर दूसरा ये कि हमारा जो खुद का फोर्सेस का कंडक्ट है, फोर्सेस का वहाँ पर डीलिंग है, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को एंटेगोनाइज ना करें। फिर प्रेस, मीडिया, जो ये जितने भी आपके ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पर कि वी हैव टू वर्क एज पर स्ट्रिक्टली विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड व्हाट पावर डू वी हैव। और फिर तालमेल की बहुत जरूरत है जी। तो सर इसमें सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो सर जो सिविलियन कैजुअलिटीज होती थी पुराने टाइम पे, जो सन 90 से लेकर 99 तक का जो टाइम था, उस टाइम पे उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीएसएफ की तरफ से शहादतें बहुत ज्यादा हुई हैं कश्मीर वैली के अंदर। तो ये शहादतें बहुत हुई इसलिए कि वो काफी वो लेवल, वो टाइम ऐसा काफी इंटेंस, वहां पर जो ऑपरेशन थे काफी जल्दी होते थे ना, मतलब क्विक, क्योंकि प्रेजेंस जो थी मिलिटेंट की भी वहाँ काफी थी, और ऑपरेशन ये नहीं था कि इक्का दुक्का कभी हो गया, है ना। बहुत बार एक एक बटालियन के एक ही टाइम में 2-2, 3-3 ऑपरेशन में चला करते थे। तो वहां पर सक्सेस देने के लिए सक्सेस अचीव भी हुई है, लेकिन साथ साथ सेक्रीफाइसेस भी बहुत हुए हैं, बीएसएफ के बहुत हुए हैं। अब देखिए आप, सीआरपी वहां पर पिछले कितने सालों से अभी वही वहां पर होल्ड कर रही है, तो सीआरपी ने भी कितने सेक्रीफाइस किए हैं। तो यही है कि सेक्रीफाइस तभी होते हैं क्योंकि आपको हर काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, है ना। तो उन प्रिकॉशन को देखने के लिए, उन चीजों का ध्यान रखने के लिए आप ब्लाइंडली नहीं आप किसी मकान को, गली को या उसको एरिया को डिमोलिश कर सकते हैं, है ना। फिजिकल प्रेजेंस से आपको असॉल्ट भी करना है, वहां पर रेड भी करना है, पार्टियां घर में एंटर भी करेंगी, एंट्री भी करेंगी। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये था कि एक्सपोज होता है, तो ट्रुप भी एक्सपोज होते हैं, आपने पूरे प्रिकॉशन लिए होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, बीपी एलिमेंट भी है, सब है, लेकिन फिर भी वो जो रिस्क एलिमेंट है वो है, और उसी एलिमेंट की वजह से सेक्रीफाइस भी होते हैं। और कई बार ऐसे भी होते हैं सरप्राइज, अब आईडी ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, कहीं एम्बुश हो गया, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है कभी, जो कंट्रोल से बाहर है वो तो आप कुछ नहीं सकते, लेकिन जहां आपको मालूम है, अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि अवॉइडेबल होती हैं इंजरीज या डेथ, समटाइम दे आर नॉट अवॉइडेबल, मतलब ये सब चीजें जो है दे आर ऑल पार्ट ऑफ ऑपरेशन। जी। तो सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमें समय देने के लिए। सर आशा करते हैं कि सर हमारे ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा, और हमारे दर्शकों को ऐसी ही जो बीएसएफ की जो दूसरी अनछुपी कहानियां हैं उसके बारे में भी पता चलेगा और सुनने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। दोबारा आप जब भी बात करें, मैं आपसे ट्रेनिंग के बारे में जी और नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, जब भी आपका कोई होगा या कभी भी जो आप चीज हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद। जी सर।